हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा आज का टॉपिक है स्टोक संकेतन। तो याद रखना, अल्फ्रेड स्टोक के नाम के आधार पर और धातु जो परमाणु होते हैं उनके ऑक्सीकरण अंकों को और रोमन संख्या में जब छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है तो उन्हें स्टोक संकेतन कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिए कि कोई यौगिक है, यौगिक में कोई धातु परमाणु होता है और धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उस ऑक्सीकरण अवस्था को यदि हम रोमन संख्या के रूप में छोटे कोष्ठक के रूप में लिखें तो उसे स्टोक संकेतन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यूं बताऊं AuCl, जिसे ओरस क्लोराइड कहा जाता है। ओरस क्लोराइड इसे बोलते हैं, ओरस क्लोराइड। और एक और होता है, वो होता है AuCl3, जिसे ओरिक क्लोराइड कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ओरिक क्लोराइड। तो ओरस क्लोराइड और ओरिक क्लोराइड को हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। तो अब ध्यान देना, यहां इसमें Au आप ओरम यानी सोना है, गोल्ड है, गोल्ड धातु है, लैटिन भाषा में ओरम बोलते हैं। प्रतीक Au होता है जो कि सोना है। और यहां सोना, लेकिन यहां याद रखना ऑक्सीकरण अंक 1 है और यहां ऑक्सीकरण अंक 3 है। जो इधर वाला पैरों लगा है वो ऑक्सीकरण अंक इस ओरम का है। तो मैं इसे स्टोक संकेतन के रूप में इसे यू लिखूंगा, Au, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ये वाली है, यहां छोटे कोष्ठक में और रोमन संख्या के रूप में आ जाएगी और आगे Cl3, Cl3 यहां लगा दूंगा। ये बन गया इसका स्टोक संकेतन। इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं स्टोक संकेतन में। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां देखना, Au के आगे 1 है, Cl के आगे 1 है, तो फिर इसकी 1 हो गई तो इसे U लिखा जाएगा। Au रोमन संख्या में फर्स्ट और आगे Cl। इस प्रकार से ये इसका स्टोक संकेतन बन गया और इधर वाले का स्टोक संकेतन ये वाला बन गया। तो इसे स्टोक संकेतन कहा जाता है। तो परिभाषित हमने कैसे किया था? हमने कहा कि किसी यौगिक में जो धातु परमाणु होता है उस धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को या ऑक्सीकरण अंक को जब छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या के रूप में लिखा जाता है तो उसे उस यौगिक का स्टोक संकेतन कहा जाता है। कुछ यौगिकों के स्टोक संकेतन हम देखते हैं, जैसे HAuCl4, इसे कहते हैं क्लोरो ओरिक अम्ल। क्लोरो ओरिक अम्ल, क्लोरो ओरिक अम्ल होता है। इस क्लोरो ओरिक अम्ल में और हम जो रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, किसकी? धातु की। धातु तो Au है, धातु परमाणु के लिखी जाती है हमेशा। तो यहां Au धातु परमाणु है तो यहां H को हम सेम का सेम लिखेंगे। Au की ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी और यहां Au की ऑक्सीकरण अवस्था है वो आप याद रखना 3 आएगी। कितनी आएगी? 3। तो पहले लिखूंगा Au और उसमें ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ जाएगी और फिर आगे Cl4। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो हमें X मान करके निकालनी होगी। X मान करके निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। तो ये स्टोक संकेतन हो गया। इसी प्रकार हम कुछ और यौगिक लेते हैं, जिस प्रकार से मैं कहूं TiO2, जिसे टाइटेनियम ऑक्साइड कहा जाता है। और टाइटेनियम ऑक्साइड में आप टाइटेनियम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो फिर वो प्राप्त होगी फर्स्ट, यानी 1 प्राप्त होगी। तो मैं स्टोक संकेतन के रूप में लिखूंगा कि Ti रोमन संख्या में फर्स्ट और उसके बाद में O2। तो ये स्टोक संकेतन हो गया। इसी प्रकार जैसे हमें यूं कहा जाए कि Fe2O3 का स्टोक संकेतन लिखो, तो धातु परमाणु Fe है तो Fe का स्टोक संकेतन हम यहां लिख देंगे और कितना आ जाएगा? 2 आएगा। ऑक्सीकरण अंक X मान करके निकालेंगे तो यहां आ जाएगा Fe2 और फिर रोमन संख्या में और ऑक्सीकरण अवस्था
3 आ रही है तो 3 आ रही है तो 3 यहां यू लगा देंगे, ठीक है ना। ज्ञात करोगे 3 ऑक्सीकरण अंक आएगा, 3 लगा देंगे Fe2 और इसका ऑक्सीकरण अंक 3 आ जाएगा। आगे O3 तो यहां बाहर की तरफ O3 लिख देंगे। ये स्टोक्स संकेतन हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये सामान्य बातें याद रखनी है। हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ ज्ञात करना। तो इसके लिए पहले हम एक समीकरण लिख रहे हैं और उस इक्वेशन समीकरण के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कहां ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अपचयन हो रहा है। फिर उससे हम अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ है वो आसानी से पता लगा लेंगे। तो अभिक्रिया जैसे मैं लिख रहा हूं MnO2 जिसे बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें हम अम्ल मिलाते हैं HCl। तो अम्ल मिलाएंगे तो याद रखना ये धातु के साथ हैलोजन जुड़ जाएगा तो आ जाएगा MnCl2। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, इधर ये हैलोजन है ये माइनस का, यानी ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस वाले के साथ माइनस आ जाएगा MnCl2 बना लेगा। इस पर ऑक्सीकरण अंक 2 है तो इसके पैरों में 2 आ जाएगा तो MnCl2 बन जाएगा। और एक Cl अपने आप में अलग Cl2 मुक्त हो जाएगा और जल वाष्प बन जाएगी। अब इसे थोड़ा सा संतुलित कर देते हैं। संतुलित करें तो यहां ध्यान देना इस साइड में हाइड्रोजन 1 है, यहां हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं। लेकिन एक बात और देखिए यहां ऑक्सीजन 2 है तो वहां ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहां 2 ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन 1 है। तो यूं करने के लिए पूरा करने के लिए यहां 2 लगा देता हूं तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन वहां हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन, तो यहां हाइड्रोजन 1 है तो फिर यहां 4 लगा देता हूं। 4 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गए तो हाइड्रोजन यहां भी 4 हो गए। क्लोरीन देखिए यहां क्लोरीन 4 है, यहां 4 Cl है, यहां 2 और 2 4 Cl बराबर है। Mn मैग्नीज 1 तो मैग्नीज यहां भी 1 है। तो इस प्रकार अभिक्रिया संतुलित हो गई। और अब इस संतुलित अभिक्रिया में देखते हैं कहां तो ऑक्सीकरण हो रहा है कहां अपचयन हो रहा है। उस ऑक्सीकरण और उस अपचयन के आधार पर हम पता लगा लेंगे कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, अपचायक पदार्थ कौन सा है। अभी देखते हैं। तो अभी इस यौगिक में इस Mn मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं। इस मैग्नीज का तो यहां जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लीजिए। आगे बढ़ो यहां प्लस का निशान लगा दूंगा। O का लिखूंगा तो O के पैरों में पहले 2 है तो 2 पहले आगे ले आऊंगा और O का सामान्यतः -2 होता है ऑक्सीकरण अंक, ये बात आप पढ़ चुके हो। तो यहां हम 2 लिख देंगे। इस यौगिक के ऊपर यहां कोई आवेश नहीं दिया पूरे पर तो बराबर हम 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा x - 4 बराबर 0 और x बराबर +4। तो यहां मैग्नीज का +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैग्नीज का +4 ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। अब यहां मैग्नीज, इधर हमें किस में मैग्नीज दिख रहा है, यहां भी मैग्नीज दिख रहा है तो इसका ऑक्सीकरण अंक और निकाल लीजिए इसका। तो आप ज्ञात करोगे तो x, आगे बढ़ो इधर तो प्लस का निशान, पैरों वाला 2 पहले आ जाएगा। फिर Cl का -1 होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। हल करेंगे तो x और उसके बाद में माइनस और प्लस का आपस में माइनस हो जाएगा। 2 का 2 बराबर 0 और x बराबर +2 आ जाएगा। यहां Mn का +2 आ रहा है, यहां +4 आ रहा है Mn का, यहां +2 आ रहा है। तो देखिए इधर हम जाते हैं तीर के निशान से इस साइड में, ये क्रियाकारक है ये उत्पाद है। हम क्रियाकारकों से उत्पादों की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि Mn का यहां 4 है और यहां 2 है तो इस साइड से यूं जाएं यहां तो पता लगता है कि मैग्नीज के ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है। और जब धातु के ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है उस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। तो यहां अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर अपचयन हो रहा है। अब लैंग्वेज के रूप में हम यूं बोलेंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। तो यहां जिसका अपचयन जिसमें होता है वो वाला पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। अब ये पदार्थ ऑक्सीकारक होगा, आपको ये बात याद रखनी है। ये पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है, इसका 4 था,
इसके ऑक्सीकरण अंक में यहां से वहां पहुंचते पहुंचते और कमी आ गई, कितने की? 2 की कमी आ गई। तो इसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है वहां इसके, तो ये खुद प्रक्रिया तो अपचयन हो रहा है, और प्रक्रिया में अपचयन वाली में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ MnO2 यानी MnO2 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। और अब यहां इस Cl से और इस Cl में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां देखिए, यहां Cl है और यहां Cl है, इसको देख लेते हैं। तो यहां इस Cl का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें तो आप ध्यान देना, इस Cl में आ जाएगा H का होता है +1 और Cl का मैं मान लेता हूं माइनस, ठीक है ना। Cl का x मान लो, x और यहां लगा दो प्लस का निशान, H का आपके +1 होता है बराबर 0 कर देता हूं, तो यह आ जाएगा x और +1 बराबर 0 और x बराबर -1। यहां इस Cl का -1 आ जाएगा, यहां इस HCl में Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 आ रहा है। और अब इसको इस Cl से देखते हैं, तो यहां तो मुक्त अवस्था में Cl2 मुक्त अवस्था में, तो इसका 0 हो जाएगा। तो अब देखना, यहां -1 ऑक्सीकरण अंक है Cl का, यहां 0 हो रहा है, तो माइनस से 0 की ओर जाने पर तो वृद्धि होती है, माइनस से 0 की ओर तो वृद्धि होती है, तो यहां ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होने को हम ऑक्सीकरण ही बोलते हैं। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां ध्यान देना, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान देना, यहां HCl खुद अपचायक हो जाएगा, HCl खुद क्या हो जाएगा? अपचायक पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ अपचायक होता है, तो HCl अपचायक पदार्थ होता है। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ ज्ञात करने की एक अन्य समीकरण पर विचार करते हैं। तो समीकरण देखिए, जैसे Cu2O और ये सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और दूसरा क्रियाकारक हम ले लेते हैं Cu2S, ये कॉपर सल्फाइड, ये कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर सल्फाइड ले लेते हैं, ये भी ठोस अवस्था में होता है, तो पैरों में लगा देते हैं सॉलिड। और अब रिएक्शन दोनों के बीच में और देखते हैं, तो उत्पाद बनता है, एक में तो कॉपर अकेला बन जाता है और दूसरे में याद रखना यहां से मुक्त होकर बन जाएगी SO2, SO2 ये गैस बन जाएगी, और ये अकेला कॉपर है, ये सॉलिड के रूप में मुक्त हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसे थोड़ा संतुलित कर देते हैं। यहां देखिए, कॉपर यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार है, 4 कॉपर हो गया। यहां कॉपर एक अकेला है, यहां अकेला ही कॉपर है, तो फिर यहां तो 1 और यहां कॉपर 4, तो कुछ मतलब एडजस्ट नहीं है। तो देखते हैं अभी यहां देखिए, ऑक्सीजन 1 और यहां ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं, तो यहां ऑक्सीजन में भी असंतुलन है। तो फिर यूं करते हैं, आप यहां 2 लगा दीजिए, तो यहां 4 कॉपर हो जाएगा, और 2 ये 6 कॉपर हो गया, तो यहां 6 कर देता हूं, 6 कर देता हूं, तो कॉपर संतुलित हो जाएगा, यानी 4 कॉपर और 2 कॉपर 6, तो इस साइड में 6 कॉपर हो गए। और अब हम कर लेते हैं संतुलित इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन, तो यहां भी तो 2 ऑक्सीजन है, तो बराबर है। सल्फर 1, तो यहां भी सल्फर 1, तो अब सब कुछ बराबर है, संतुलित है। अब देखते हैं इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन सा पदार्थ अपचायक है। सबसे पहले ये देखिए, इसमें कॉपर दिया हुआ है, यहां से ये कॉपर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां सल्फर दिया है, ये वाला सल्फर वाला हिस्सा है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीकरण अंक के आधार पर चेक कर लेते हैं। यहां पहले ऑक्सीकरण अंक निकाले कॉपर का, यहां तो ज्ञात करना है, तो Cu2 तो लिखा है, तो 2x प्लस, और आगे वाले अंक की आवश्यकता नहीं है, ये Cu2 लिखा है, ये इस तब इसका मैं 2x मान रहा हूं, और यहां प्लस का निशान, O का -2 ऑक्सीकरण अंक होता है, 2 लगा देता हूं, और इस सारे पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर 0 लगा देता हूं।
अब इसको हल कर लेते हैं। 2x माइनस 2 बराबर 0 और 2x बराबर 2 और x इज इक्वल टू 2/2, तो ये आ गया 1। तो ऑक्सीकरण अंक यहां कॉपर का +1 आ गया, कॉपर का +1 आ गया और ऑक्सीजन का हमने रखा ही था -2, तो ऑक्सीजन का तो -2 है यहां पर, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन का निकालने की, केवल कॉपर से ही काम चल जाएगा। तो कॉपर का ऑक्सीकरण +1 आ गया और यहां से यहां देखूं तो कॉपर यहां मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था वाले का हमने नियमों में पढ़ा था कि 0 होता है, तो यहां 0 हो जाएगा मुक्त अवस्था में। तो अब ध्यान देना, यहां कॉपर का +1 और यहां कॉपर का 0, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है। यहां धनात्मक 1 है और 0 बन रहा है, तो कमी आ रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी आना अपचयन कहलाता है, तो यहां ये अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। तो मैं कहूंगा Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो इसका अपचयन हो रहा है यानी Cu2O का अपचयन हो रहा है, तो ये खुद Cu2O ऑक्सीकारक हो गया। खुद पदार्थ कौन सा हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। ये खुद पदार्थ ऑक्सीकारक हो गया। अब इधर से इसमें देखिए सल्फर है, इसमें सल्फर है, सल्फर का ज्ञात कर लेते हैं। तो सल्फर का ज्ञात करूं तो याद रखना इस कॉपर के हिसाब से, और सल्फर का यहां आ जाएगा, सल्फर का -2 होता है, सल्फर का -2 होता है क्योंकि सल्फर 16वें वर्ग में आता है और 16वें वर्ग में उन सारों का -2 होता है, तो यहां -2 है। और यहां इस सल्फर में आप ज्ञात करोगे, तो अभी इसका ज्ञात कर लेते हैं। इस सल्फर का ज्ञात करूंगा तो x मानूंगा, x प्लस पैरों वाला 2, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, x बराबर +4, तो यहां 4 आ गया। सल्फर का यहां +4 आ गया। अब देखिए -2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहने का अर्थ माइनस से धनात्मक हो रहा है, तो फिर ऑक्सीकरण अंक में तो वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना याद रखना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है किसका? Cu2S का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Cu2S खुद याद रखना एक अपचायक पदार्थ हो जाएगा, ये खुद स्वयं अपचायक पदार्थ हो जाएगा। कौन? Cu2S एक अपचायक पदार्थ होगा। तो इस प्रकार से हमें इनका ध्यान रखना।